नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, द ज़ोडिएक किलर। साल था 1968। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में एक सर्द हवा चल रही थी जो अपने साथ एक नए किस्म के राक्षस की फुसफुसाहट लेकर आई थी। वो कोई कहानी किताबों वाला दानव नहीं था। ये दहशत असल जिंदगी से निकली थी, एक बुरा सपना जो हकीकत बन गया था। उसका नाम ज़ोडिएक किलर। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो एक पहेली था, एक भूत जो उनके बीच घूमता था, खून और डर का निशान छोड़ता हुआ। उसकी पहचान रहस्यमयी संदेश, चिढ़ाने वाले खत और एक निशान जो दहशत का प्रतीक बन गया, एक कटा हुआ गोला। कोई भी सुरक्षित नहीं था। वो नौजवान जोड़ों को निशाना बनाता था, उनकी जिंदगी सुनसान जगहों पर खत्म कर देता था। हर हमला लोगों को हिला देता था। उन्हें हर वक्त डर लगता था, सोचते थे अगला शिकार कौन होगा। पुलिस हैरान थी, परछाइयों का पीछा कर रही थी, उस कातिल को रोकने के लिए बेताब थी, इससे पहले कि वो किसी और की जान ले ले। लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो पुलिस के साथ खेलता था, अखबारों को अपने डरावने खत भेजता था, अपने जुर्मों का बखान करता था और ज्यादा खून खराबा करने की धमकी देता था। वो बदनामी चाहता था, लोगों के डर से खुश होता था। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के लोग दहशत के जाल में फंसे हुए थे, ज़ोडिएक किलर की बेरहम पकड़ में। ज़ोडिएक के आतंक का दौर एक नौजवान जोड़े, डेविड फैराडे और बेट्टी लू जेनसेन के साथ शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। 1968 की एक दिसंबर की रात को उनकी जिंदगी का दुखद अंत हो गया। वो एक सुनसान सड़क पर थे जहां कोई मदद नहीं थी। वो सिर्फ टीनेजर्स थे, एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी में बैठे थे, इस बात से बेखबर कि एक दरिंदा उनका पीछा कर रहा है। उनकी मासूमियत और नादानी ने उन्हें ज़ोडिएक का आसान शिकार बना दिया। ज़ोडिएक हथियारों से लैस और बेरहम उनकी जान ले गया, उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कुछ महीनों बाद एक और जोड़ा, डार्लिन फेरिन और माइकल मगेउ, पर एक ऐसी ही जगह हमला हुआ। वो भी एकांत में समय बिता रहे थे जब ज़ोडिएक ने उन पर हमला किया। डार्लिन कई गोलियां लगने से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया। माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चमत्कारिक रूप से बच गया। उसकी जीवित रहने की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। उसकी गवाही ने जांचकर्ताओं को उस रात के खौफ की पहली झलक दिखाई। उसने ज़ोडिएक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन ज़ोडिएक की खून की प्यास यहीं नहीं रुकी। वो और भी निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार था। सितंबर 1969 में उसने फिर हमला किया। इस बार लेक बेरिएसा में एक युवा जोड़े, सिसिलिया शेपर्ड और ब्रायन हार्टनेल को निशाना बनाया। वो दोनों झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे। उसने उन्हें बांध दिया और बार बार चाकू मारा। उनकी चीखें सुनसान इलाके में गूंज उठीं। सिसिलिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुखद रूप से उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। ब्रायन अपने जख्मों के बावजूद बच गया और पुलिस को अहम सबूत दिए। उसकी गवाही ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज़ोडिएक के शिकार बेतरतीब ढंग से चुने गए थे, युवा जोड़े जिनकी बदकिस्मती थी कि उनका रास्ता उससे टकरा गया। उनकी मासूमियत और खुशियों को ज़ोडिएक ने बेरहमी से छीन लिया। उनकी मौत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हर कोई डर के साए में जीने लगा। डर साफ महसूस हो रहा था, ये एहसास कि एक दरिंदा परछाइयों में छिपा है, मासूमों का शिकार कर रहा है। हर कोई अपने आसपास के माहौल से डरने लगा। हर परछाई में ज़ोडिएक का चेहरा देखने लगा। ज़ोडिएक किलर सिर्फ जान लेने से संतुष्ट नहीं था। वो डर फैलाना चाहता था, उस तबाही में मजे लेना चाहता था जो उसने मचाई थी। उसने स्थानीय अखबारों को भेजे गए डरावने खतों के जरिए अधिकारियों और जनता से बात की। ये खत अक्सर रहस्यमयी संदेशों, अजीबोगरीब निशानों और उसके जुर्मों के बखान से भरे हुए उसकी खौफनाक पहचान बन गए। खत बहुत डरावने थे। वे घमंड और बेचैनी के अजीब मिश्रण से भरे थे, पहचाने जाने की, डराने की चाहत से। उसने पुलिस को ताना मारा, दावा किया कि वो ज्यादा होशियार है, हमेशा एक कदम आगे है। उसने अपने हमलों को बढ़ाने की धमकी दी। बच्चों से भरी स्कूल बसों को निशाना बनाने की अगर प्रचार की। उसकी मांगें पूरी नहीं हुई।
इन खतों के एक खास हिस्से ने जांचकर्ताओं और जनता की रूह कंपा दी। वो थे सांकेतिक भाषा में लिखे संदेश। ज़ोडिएक ने दावा किया कि इन जटिल कोड्स को एक बार समझने के बाद उसकी असली पहचान का पता चल जाएगा। उसे अधिकारियों के साथ खिलवाड़ करने में, उन्हें अपनी गिरफ्तारी की संभावना दिखाने में और फिर एक और रहस्यमयी संदेश के साथ उसे छीन लेने में बहुत मजा आता था। खत सिर्फ शेखी बघारने या ताना मारने के लिए नहीं थे, वे एक कातिल के दिमाग की एक झलक थे। उन्होंने एक विक्षिप्त मानसिकता, मौत और नियंत्रण से ग्रस्त दिमाग का खुलासा किया। हर खत ने रहस्य में एक और परत जोड़ दी, ज़ोडिएक किलर की पहेली को और गहरा कर दिया। परछाइयों का शिकार, ज़ोडिएक का मायावी निशान। यह कहानी है एक ऐसे कातिल की जिसने अपने पीछे रहस्य और डर का एक सिलसिला छोड़ा। ज़ोडिएक किलर गोपनीयता के घूंघट में काम करता था। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक भूत की तरह घूमता था। उसकी हरकतें इतनी चुपचाप और रहस्यमयी थीं कि वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। उसने अपने शिकार सावधानी से चुने, सुनसान इलाकों में हमला किया, अक्सर देर रात को जब अंधेरा एकदम सही आड़ प्रदान करता था। उसकी चालाकी और योजना ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। उसके अंदर इतना अंधेरा होने के बावजूद सामान्य दिखने की, भीड़ में घुल मिल जाने की उसकी क्षमता ने उसे और भी भयानक बना दिया। वह किसी भीड़ में आसानी से छिप सकता था, जिससे उसे पहचानना और भी मुश्किल हो गया। कई चश्मदीद गवाहों और पुलिस के स्केच के बावजूद ज़ोडिएक पकड़ से बच निकला। उसकी पहचान एक पहेली बनी रही, जिसे सुलझाना असंभव सा लगने लगा। कुछ गवाहों ने उसे औसत कदकाठी वाले आदमी के रूप में वर्णित किया, जिसने एक हुड वाली पोशाक पहनी हुई थी, जिसके सामने उसका खौफनाक ज़ोडिएक निशान था। यह निशान उसकी पहचान का एकमात्र सुराग था। दूसरों ने दावा किया कि वो बूढ़ा था, मोटा था, शायद चश्मा भी पहनता था। यह विरोधाभासी विवरण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। परस्पर विरोधी विवरणों ने केवल रहस्य को और बढ़ा दिया, जिससे पुलिस के लिए अपनी खोज को सीमित करना और भी मुश्किल हो गया। हर नया सुराग एक नई पहेली लेकर आता था। उस समय की सीमित फॉरेंसिक तकनीक ने जांच में बाधा डाली। आधुनिक तकनीकों की कमी ने ज़ोडिएक को पकड़ने के प्रयासों को और भी कठिन बना दिया। डीएनए विश्लेषण, जो आधुनिक आपराधिक जांच में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अभी अपनी शुरुआत में ही था। इस कारण से ज़ोडिएक के खिलाफ ठोस सबूत जुटाना लगभग असंभव था। पुलिस चश्मदीद गवाहों, फिंगरप्रिंट विश्लेषण और पारंपरिक जासूसी के काम पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। वो तरीके जो ज़ोडिएक किलर की चालाकी के खिलाफ नाकाफी साबित हुए। ज़ोडिएक की चालाकी ने पुलिस को बार बार मात दी। वो जितनी जल्दी प्रकट हुआ, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। शहरी जंगल में गायब हो गया। अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला और डर में जी रहे एक समुदाय को पीछे छोड़ गया। उसकी उपस्थिति ने शहर को एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया। कोई इतने जघन्य अपराध कैसे कर सकता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंजता रहा। इसका जवाब ऐसा लग रहा था, मायावी बना रहा, ज़ोडिएक किलर के विकृत दिमाग में बंद रहा। शायद कभी कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा, लेकिन तब तक ज़ोडिएक का साया हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी के रूप में जीवित रहेगा। दहशत का कैलेंडर, डर का एक समय रेखा। यह कहानी है एक ऐसे समय की जब ज़ोडिएक किलर ने पूरे नॉर्थर्न कैलिफोर्निया को अपने आतंक के साए में ले लिया था। ज़ोडिएक का आतंक का दौर कई वर्षों तक चला और हर हमले ने लोगों के दिलों में एक नई दहशत भर दी। हर हमला नॉर्थर्न कैलिफोर्निया की सामूहिक स्मृति में बस गया। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। पहले पुष्टि किए गए शिकार डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन को 20 दिसंबर 1968 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना एक भयानक शुरुआत थी। अपराध की क्रूरता ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया और लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ज़ोडिएक का आतंक अभी और बढ़ने वाला था। 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने फिर हमला किया, डार्लिन फेरिन और माइकल मगेव पर। इस हमले ने लोगों के दिलों में और भी डर भर दिया। इस बार उसने अधिकारियों से संपर्क करने में संकोच नहीं किया और अपने अपराध की सूचना देने के लिए पुलिस को फोन किया। हमले के तुरंत बाद पुलिस को फोन करके अपने अपराध की सूचना दी। यह फोन कॉल उसकी क्रूरता और निर्भीकता को दर्शाता था। उसका खौफनाक फोन कॉल एक शांत, भावशून्य आवाज से भरा जांचकर्ताओं की रूह कंपा गया। हमले जारी रहे और हर बार ज़ोडिएक और भी निर्दयी होता गया।
जांचकर्ताओं की रूह कंपा गया। हमले जारी रहे और हर बार ज़ोडिएक और भी निर्दयी होता गया। हर एक पिछले वाले से ज्यादा निर्लज्ज लग रहा था। ज़ोडिएक का हर हमला पहले से भी ज्यादा भयानक था। 27 सितंबर 1969 को उसने लेक बेरियसा में सिसिलिया शेपर्ड और ब्रायन हार्टनेल पर हमला किया, उन्हें बार बार चाकू मारा। यह हमला भी उतना ही भयानक था जितना पहले के हमले। एक महीने बाद 11 अक्टूबर 1969 को उसने सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला भी उतना ही क्रूर था। हर हमले के साथ जनता का डर बढ़ता गया। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। लोग रात में बाहर जाने से, सुनसान इलाकों में अकेले रहने से डरते थे। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे लगता था। पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे लगता था। साल गुजर गए और ज़ोडिएक का आतंक जारी रहा, लेकिन ज़ोडिएक के अपराधों की याद, उसके द्वारा पैदा किया गया डर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। हवा में एक भूत की तरह बना रहा जो विश्राम करने से इनकार करता था। ज़ोडिएक का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और मिस्ट्री की दुनिया में खोते रहिए।